रितेश को आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही उसका मन भी बहुत ज़्यादा दुखी था। उसकी नज़र जब अपने पैरों में टूटी हुई चप्पल पर गई, तो वह अपने पिता को कोसने लगा कि लोग कहते हैं, पिता अपनी औलाद के सिर पर साया होता है। लेकिन यहाँ तो पिता का कोई अता पता ही नहीं है। वह हमें यहाँ भूखे मरने के लिए छोड़ गया है और खुद ऐश आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है। रितेश जैसे ही घर में गया, उसकी बीमार माँ खांस रही थी। आज तो रितेश की कुछ भी कमाई नहीं हुई थी, इसीलिए मन और ज़्यादा बेचैन और परेशान था। वह मन ही मन सोच रहा था, न जाने ये कैसी परीक्षा है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। दरअसल रितेश के पिता शहर जाकर बस गए थे। गए तो वह कारोबार के सिलसिले में थे, लेकिन अब उनका कारोबार बहुत बड़ा हो चुका था। वह एक आलीशान बंगले में रहते थे और उनका पत्नी और बेटा गांव में गरीबों की ज़िंदगी जी रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई दूसरी शादी कर ली थी या इसी तरह का कोई और मामला था, लेकिन बस वजह उनका कारोबार ही था। लेकिन एक बात रितेश कभी समझ ही नहीं पाया कि इतना पैसा कमाने के बाद भी वह अपनी पत्नी और बेटे को अच्छी ज़िंदगी क्यों नहीं दे पाए। कई बार रितेश गुस्से में कहता कि मैं शहर जाकर पिताजी को ढूंढकर उनका खूब खरी खोटी सुनाऊंगा, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती, बेटा गुस्से में रिश्ते ख़राब ना करो, सब कुछ करने वाला ऊपर वाला ही है, हमारे नसीब का हमसे कोई नहीं छीन सकता, जब हमारे हालात बदलने होंगे तो बदल कर रहेंगे। रितेश के पिता कई कई महीनों में एक आध बार ही अपनी पत्नी और बेटे के पास आते थे और थोड़ा बहुत खर्च के लिए पैसा दे जाते, लेकिन इतने में माँ बेटे का गुजारा नहीं हो पा रहा था। अब तो काफ़ी लंबे समय से रितेश के पिता गांव आए ही नहीं थे। मजबूरन रितेश को अपना स्कूल छोड़कर सब्जियों का ठेला लगाना पड़ा, क्योंकि उसे कोई काम भी नहीं आता था। जो कुछ कमाई होती उससे दोनों का पेट भर जाता। दूसरी ओर रितेश के पिता एक बहुत उसूल वाले व्यक्ति थे। उनका कारोबार छोटा मोटा नहीं था। न सिर्फ वह स्टील और एल्युमिनियम की फैक्ट्री के मालिक थे, बल्कि उनकी फैक्ट्री में और भी बहुत से सामान बनते थे, जिससे वह लाखों तो चुटकियों में कमा लेते थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इतने बड़े बंगले में रहने के बाद भी किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। सब कुछ उनके हाथ में था। नौकर उनके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन अनिल जी का बेटा जिस हालत में और गरीबी में रहता था, अगर कोई देख लेता तो उसे विश्वास ना आता कि यह अनिल जी का इकलौता बेटा है। रितेश ठेले को धकेलते हुए सड़क पर जा रहा था, यहाँ तक कि उसके पैरों में जूते भी नहीं थे, क्योंकि कल ही घर जाते हुए उसका जूता टूट गया था। अब उसके जूते पहनने के काबिल ही नहीं थे, क्योंकि इससे पहले भी वह कई बार जूते की सिलाई करा चुका था, पर अब वह जूता बिल्कुल टूट चुका था। इसीलिए आज रितेश नंगे पैर ही ठेले पर आया था। दिल ही दिल में वह अपने पिता को कोसते हुए सोच रहा था कि खुद तो शहर जाकर हमें भूल गए हैं, यह भी याद नहीं कि कोई पैसा भी घर भेजना है। कितने महीने हो गए हैं, पलट कर भी नहीं देखा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया। काश उन्हें थोड़ा भी एहसास होता तो कितना अच्छा होता। वह ठेले पर आवाज़ लगाता गली गली घूम रहा था। कोई इक्का दुक्का औरत ही उससे सब्ज़ी खरीद लेती थी, वरना बाकी तो उसकी सब्जियों में कीड़े निकालती और उसे बासी कहकर कम कीमत लगाकर वहाँ से चले जाते थे। उसे तो ठीक से कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। उल्टा जितने की वह सब्ज़ी ली थी, वह पैसा भी लौटकर जेब में नहीं आ रहा था। हाथ में पैसे लिए घर गया तो माँ खांसती हुई उसके इंतज़ार में बैठी थी कि बेटा उसकी खांसी के लिए दवा लेकर आएगा। लेकिन बेटा भी तो क्या करता, चुपचाप से जाकर माँ के सामने बैठ गया और कहने लगा कि माँ, मुझे तो लगता है पिताजी ने शहर में कोई दूसरी शादी कर ली होगी। चाचा जब शहर गए थे तो कह रहे थे कि बाबा वहाँ पर बहुत बड़े बंगले में रहते हैं। बाबा ने महल जैसा घर बना लिया है। उनको तो नौकरों के भी बड़े ठाठ हैं, लेकिन न जाने क्यों बाबा हमें भूल गए बैठे हैं। वह तो शायद मुझे अपनी औलाद समझते ही नहीं, ना ही आपको शायद अपनी पत्नी मानते हैं, वरना ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी औलाद को इस हाल में छोड़कर चला जाए। रितेश इस तरह की बातें कर रहा था जब सुनीता उठकर बेटे के पास आई और कहने लगी, बेटा यहाँ से शहर बहुत दूर है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि जाकर तुम्हारे पिता का कुछ पता ही कर सके। बस इसी आस पर जी रही हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर जाऊँ। यूं ही उन दोनों की ज़िंदगी रूखी सूखी खाकर गुजर रही थी।
वहाँ दूसरी तरफ ठाठ बाट से रहने वाले अनिल को आज अपनी पत्नी और बेटे की याद आई थी। उस दिन वह गांव में आए थे। जैसे ही गांव में अनिल जी की बड़ी सी गाड़ी ने प्रवेश किया तो पूरे गांव में एक हड़कंप सा मच गया। छोटे छोटे बच्चे शोर मचाकर गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर तो रितेश भी चकरा कर रह गया। वह वहीं उसी रास्ते में ही सब्जी बेच रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर उसकी नज़रों में ललक थी। कहने लगा, एक दिन मैं भी इस गाड़ी में ज़रूर बैठूंगा। कितनी बढ़िया गाड़ी है, बाप रे बाप। वह ऐसा कहकर उस गाड़ी को ही देख रहा था कि जब गाड़ी उसके घर के पास जाकर रुक गई तो रितेश और भी ज़्यादा हैरान हो गया। सोचने लगा, गाड़ी मेरे घर के सामने आखिर क्यों रुकी है। जैसे ही गाड़ी की खिड़की खुली और जो इंसान उतरा उसे देखकर तो जैसे रितेश की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि गाड़ी से उसका पिता उतर रहा था। अनिल जी ने एक नज़र आसपास के बच्चों पर डाली और फिर बड़े ही गरजदार आवाज़ में उन्हें डांटकर कहने लगे, चलो भागो, दूर हटो इस गाड़ी से। अगर एक भी खरोंच आई ना तो तुम लोगों के घर बेचकर मैं पैसा वसूल करूँगा। बच्चे सहम कर दूर भाग गए और उनकी चमकीली से काले रंग की कार को देखने लगे थे। रितेश तो अपने पिता को देखता ही रह गया था। कितने महीने बाद वह अपने पिता को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वह उसका पिता है। रितेश धीरे धीरे चलता हुआ अपने ठेले को वहीं छोड़कर आगे बढ़ा और तेज़ी से जाकर अपने पिता से लिपट गया और बोला, आप आ गए बाबा। हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? आप शायद हमें भूल चुके हो। ये गाड़ी किसकी है? आप गाड़ी मेरे लिए लाए हो। रितेश तो जैसे ये भूल चुका था कि उसके पिता ने उसके साथ और उसकी माँ के साथ इतने महीने क्या किया था। वह जल्दी से गाड़ी के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे खोलकर अंदर बैठने ही लगा था कि तभी अनिल जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, किसकी अनुमति से इस गाड़ी में बैठने लगे हो? खबरदार, जो तुमने इस गाड़ी को छूने की भी कोशिश की। सबके सामने अपनी बेइज्जती देखकर रितेश की आंखों में पानी आ गया। उसका पिता उसे हाथ से पकड़कर घर के अंदर लाए। वह उसे समझा रहे थे कि जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसे छूने की कोशिश भी मत किया करो, समझे? ये परवरिश की है क्या तुम्हारी माँ ने? इतना महीने बाद अपने पति को सामने देखकर भले ही सुनीता नाराज़ थी, लेकिन पति को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी फैल गई थी। शिकायत भरे अंदाज में बोली, कहाँ रह गए थे इतने दिन? आपको क्या हमारी ज़रा भी याद नहीं आई? क्या आपको हमारी चिंता नहीं थी? आपकी पत्नी, आपका बेटा, गरीबी में डूबे हुए हम लोग अपनी हालत से इतना परेशान हो गए थे कि तुम्हारा बेटा स्कूल छोड़कर अब ठेला चला रहा है ताकि मेरा और अपना पेट भर सके। यह बात जब अनिल जी ने सुनी तो गहरी सांस लेकर बोले, अब तो मैं आ गया हूँ। शिकायतों का पिटारा लेकर बैठने की क्या ज़रूरत है? एक हल्की सी नज़र अपने ही घर पर डालकर वह एक तरफ कुर्सी पर बैठ चुके थे। फिर अपनी जेब से 30,000 रुपये निकालकर सुनीता के हाथ पर रख दिए। कहने लगे, ये लो और ऐश करो दोनों माँ बेटे। लेकिन हाँ, ये ना हो कि खुले पैसे देखकर तुम दोनों बिगड़ जाओ। रोज़ बाहर का खाना खा खा कर ये पैसे हफ्तों में ही ख़त्म ना कर देना और कोई फिजूल खर्ची करने की भी ज़रूरत नहीं। जब मैं दोबारा आऊँगा तो फिर और पैसे दे जाऊँगा। इतना कहकर वह कुर्सी से उठे। पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। सुनीता तो अपने पति को देखने और उससे बात करने के लिए भी तरस चुकी थी। रितेश भी एक तरफ खड़ा अपने पिता के प्यार को तरस रहा था, लेकिन अनिल जी ने दोनों को अपने सामने कुछ समझा ही नहीं था। जाने से पहले जेब से 10,000 रुपये और निकालकर अपनी पत्नी के हाथ पर रखकर कहने लगे कि इसे पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल में डालो। मैं नहीं चाहता कि गलियों में आवारा भटकता हुआ फिरे। इतना कहने के बाद अनिल जी चले गए। वह बोले कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इतना समय नहीं जो यहाँ बैठकर बातें कर सकूँ। वह बड़ी सी गाड़ी अनिल जी को लेकर वहाँ से जा चुकी थी, जबकि रितेश और सुनीता दरवाजे पर खड़े उन्हें जाते हुए देखते ही रह गए। सुनीता जी तो सोच रही थी कि अनिल जी अब हमेशा के लिए उनके पास आ गए हैं, लेकिन वह तो हाथ पर पैसा रखकर यूँ समझ रहे थे कि एक पिता और पति होने का फ़र्ज़ पूरा कर दिया। आखिर अनिल जी उनके साथ क्यों नहीं रह रहे? अब ये सवाल अंदर ही अंदर सुनीता जी को कचोट रहा था। हाँ, ये सच है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्हें और रितेश को पैसों से भी ज़्यादा अनिल जी की ज़रूरत थी। अनिल जी के जाने का सदमा ऐसा लगा कि सुनीता तो बिस्तर पर ही जा लगी।
जो भी पैसे आए थे वह धीरे धीरे करके उनकी बीमारी में ख़त्म होने लगे। एक रात सुनीता ऐसी सोई कि फिर उठी ही नहीं। सुबह जब रितेश ने देखा कि आज उसकी माँ अभी तक नहीं उठी है, उसने सोचा कि शायद माँ की तबीयत ठीक नहीं। उसने माँ को हिलाया तो वह बिल्कुल ठंडी पड़ी थी। उन्हें बार बार उठाने पर भी जब वह नहीं उठी तो रितेश तेज़ तेज़ चिल्लाकर रोने लगा। आस पड़ोस के लोग उसके पास आए, तब जाकर पता चला कि सुनीता जी इस दुनिया में नहीं है। जब तक अनिल जी को अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह उनके अंतिम संस्कार के समय ही पहुंच सके थे। पत्नी को एक नज़र भरकर देखा था, फिर आंख से आंसू टपकाया और पत्नी को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चल पड़े। फिर अपने घर वापस आ गए। कुछ देर खामोशी से बैठे रहे, मन ही मन जैसे कुछ सोच रहे थे। फिर उससे घर के दरवाजे के कागज़ निकाले जिसमें रितेश अपनी माँ के साथ रहता था। शायद अनिल जी कोई फैसला कर चुके थे। थोड़ी देर बाद बेटे को अपने साथ लिया, घर में ताला डाला और रितेश को साथ लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। जहाँ अपनी माँ के जाने का दुख रितेश को था, उसी के साथ ही अपने पिता के साथ शहर में आने की खुशी भी थी। रितेश अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सपने सजाने लगा था कि वह अपने पिता के साथ बड़े से घर में रहेगा, अपने पिता की हर बात मानेगा और बड़े स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने जैसे ही नीचे उतरने का सोचा तो अगले ही पल अनिल जी ने उसे रोक दिया। कहने लगे कि तुम कहाँ उतर रहे हो, गाड़ी में ही बैठो, मैं अंदर से चक्कर लगा कर आता हूँ। डरकर रितेश वहीं पर बैठा रह गया। उसने अपने पिता के साथ बहुत ही कम बात की थी, क्योंकि सारे रास्ते अनिल जी माथे में बल डाले लगातार कुछ सोचे जा रहे थे। कुछ ही देर बाद अनिल जी वापस आए और आकर गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। फिर वह रितेश से कहने लगे, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, तुम इस घर को गंदा कर दोगे। यह सुनकर रितेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपने पिता से बोला, आप भी तो यहीं पर रहते हैं, यह आपका घर है, क्या आप मुझे कहीं और रखोगे? अनिल जी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो बस रितेश भी हैरानी से अपने पिता को देखता रह गया। पर दूसरी बार सवाल करने की उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मन ही मन वह बहुत दुखी था। वह सोच रहा था, इससे तो अच्छा मैं अपने गांव में ही अपने घर में ही रहता, कम से कम वहाँ पर मेरी माँ की यादें तो थीं। अनिल जी इस कॉलोनी के आखिर में एक छोटे से घर में उसे ले गए, जहाँ पर 2 कमरे थे, एक किचन था, छोटा सा आंगन था। यह देखकर रितेश उदासी से अनिल जी को देखने लगा। बोला कि पिताजी, क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? पर अब भी अनिल जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे वहाँ छोड़कर चले गए। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत आ गई। कहने लगी कि यहाँ मुझे बड़े साहब ने भेजा है, कह रहे हैं कि यहाँ पर नौकर का बेटा रहने के लिए आया है और मैं यहाँ पर उसकी थोड़ी खातिर कर दिया करूँ, उसके काम कर दिया करूँ। इस औरत की बात सुनकर तो रितेश के दिमाग पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा था। वह एक तरफ बैठकर रोने लगा, अपनी माँ को याद करने लगा। उसके पिता ने तो जैसे बिल्कुल ही उसे पराया कर दिया था। इसी बात के दुख में डूबे हुए कि उसने पिता ने उसके साथ गैरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार शुरू कर दिया था। वह घंटों रोता रहा। बूढ़ी माँ ने उसे चुप किया और रोने का कारण पूछा, पर वह कुछ नहीं बोलता था। जैसे जैसे समय गुजरा, हर महीने का जेब खर्च रितेश को मिलने लगा। पास होते हुए भी अनिल जी कभी कभार ही अपने बेटे से मिलते, नहीं तो या तो कभी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते या आ रहे होते। ज़्यादा समय उनका दूसरे शहरों में गुजरता था। बेटे के पास बैठकर बात करने का उनके पास तो समय ही नहीं था। यूं ही कई साल गुजरे और रितेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अनिल जी ने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाने के बजाय उसे सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया था, जहाँ पर पढ़ाई ना के बराबर ही थी। पिता की इतनी दौलत देखने के बाद भी एक छोटे से घर में रहना और माँ के जाने के बाद पिता का प्यार ना पाकर पढ़ाई से बिल्कुल ही दिल उठ गया था। भले ही स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। 2 साल तक लगातार फेल होता रहा, तो अनिल जी ने भी अपने बेटे की पढ़ाई ख़त्म करवा दी और साफ कह दिया, अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो फिर मजदूरी ही करोगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रितेश फट पड़ा और बोला कि मैं आपका बेटा हूँ, आखिर ये इतनी दौलत, इतना ऐश आराम किसके लिए है? क्या आपने दूसरी शादी कर रखी है
उनके बच्चे हैं, उन्हें आप दे रहे हैं। मेरे साथ आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो कोई अपने नौकर के बेटों के साथ भी नहीं करता। आपका बेटा कैसी परेशानियों से गुज़र रहा है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं। आप अपने महल जैसे घर में आराम करें और मुझे यहाँ पर इस कोठरी में डाल रखा है। अनिल जी ने इतना सुना तो एक ज़ोरदार थप्पड़ बेटे के मुंह पर दे मारा। आज की कहानी यहीं तक। अब बाप बेटे के बीच की ये तकरार क्या रंग लेकर आएगी, जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। इस कहानी के अगले भाग में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। ये कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है। कहानी का ये भाग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ।